तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था, बुरा था। और मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था। तो सब बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी हाईलाइट दूंगा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है डार्कनेस के साथ, यानी हमारी जजमेंट डे की एंट्री होती है। और पिछले कुछ हफ्ते से आप सबको पता है कि जजमेंट डे का मोमेंटम काफी बढ़िया चल रहा है। जब से उन्होंने एज को आई क्विट कहलवा दिया, इवन बैथ फीनिक्स का डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन पिछले हफ्ते डोमिनिक मिस्टीरियो को एक अच्छी विक्ट्री भी मिली थी एजे स्टाइल्स के ऊपर। तो जजमेंट डे रिंग में आती है और सबसे पहले माइक संभाला रिया रिप्ली ने। रिया रिप्ली क्राउड को थोड़ी बहुत गालियां दे रही होती है और एजे स्टाइल्स के लिए वो ये कहती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने बता दिया कि वो मैन है। और जिसके बाद माइक संभाला डेमियन प्रीस्ट ने लूचाडोर, हमारे जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लूचाडोर रेसलर बताया और क्राउड को रेस करने के लिए कहा, लेकिन क्राउड उन्हें बू कर रहा था। और जिसके बाद माइक संभाला डोमिनिक मिस्टीरियो ने, और डोमिनिक मिस्टीरियो खुद को इस जनरेशन का एडी गुरेरो कह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पे सिर्फ जजमेंट डे ने बिलीव करा और मैंने एजे स्टाइल्स को क्लीन हरा दिया था पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे। तो मेरे हेटर्स और मेरे डाउटर्स शांति बना के रखें। तो डोमिनिक मिस्टीरियो अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इंटरप्ट करा के ओसी ने, एजे स्टाइल्स और हमारी ओसी की पूरी टीम ने। और एजे स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो को कंपेयर कर देते हैं जेम्स एल्सवर्थ के साथ। तो ये बहुत ही तगड़ा शॉट था एजे स्टाइल्स का डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, थोड़ा फनी भी था। और आपको मैं जेम्स एल्सवर्थ से भी मिलवा देता हूँ। तो ये हमारे जेम्स एल्सवर्थ थोड़ी दबी हुई नाक वाले जोकर टाइप के लगते हैं मुझे तो। खैर, तो इनकी स्टोरी लाइन चली थी एजे स्टाइल्स के साथ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन्स के ऊपर। तो चलते हैं वापस रॉ की तरफ। तो एजे स्टाइल्स और ओसी की टीम पूरी रिंग में आती है और डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए एजे स्टाइल्स ये कहते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे के पीछे छुपता है। जिस पर फिन बैलर जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि जिस टीम को मैंने क्रिएट किया था एजे स्टाइल्स उसके पीछे छुपता है। तो इस पूरी प्रोमो वॉर के बीच आ जाते हैं कार्ल एंडरसन और वो ये कहते हैं कि चलो मैच कर लेते हैं, ये बातचीत वगैरह बाद में कर लेना तुम लोग। तो इन दोनों के बीच यानी फिन बैलर और कार्ल एंडरसन के बीच एक मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे मूव लगाए कार्ल एंडरसन ने, सीरियसली बहुत बढ़िया। एक दो पावर बॉम्ब जैसे लगाए जिसने फिन बैलर को हिला के रख दिया। और इन दोनों की फाइट तो हो ही रही थी, साइड में इन दोनों के पार्टनर्स जो थे जजमेंट डे के और ओसी के, वो भी आपस में लड़ गए। और रिया रिप्ली ने गैलोस को एक पावर स्लैम लगा दिया रिंग साइड के पास। और रिया रिप्ली को आप WWE की मर्दानी भी कह सकते हो, रियली। मतलब इतने तगड़े, सबसे मतलब पूरी ओसी की टीम में सबसे तगड़े हैं हमारे गैलोस, और उनको उठा के एक ही बार में पावर स्लैम लगाना डैम थिंग। और जब रिंग साइड के बाहर पूरा केओस मचा हुआ था तो रिंग में कार्ल एंडरसन ने अच्छी पकड़ बना रखी थी, लेकिन तभी आए डोमिनिक मिस्टीरियो, रेफरी को किया डिस्ट्रैक्ट और इसका फायदा उठाया रिया रिप्ली ने और कार्ल एंडरसन को लगा दिया लो ब्लो और तुरंत वहां से निकल गई। और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से हट गए और फिन बैलर ने कार्ल एंडरसन को कर दिया बिल्कुल क्लीन पिन और रेफरी बिल्कुल ओके था उस समय और पिन हो भी गया और फिन बैलर इस मैच को जीत गए। और जजमेंट डे का डोमिनेशन कह लो या मोमेंटम कह लो, वो बिल्कुल कंटिन्यू है इस समय। और जिसके बाद एंट्री होनी होती है मिस की, और उससे पहले जॉनी गोर्गैनो और मिस का एक बैक स्टेज सेगमेंट था जहां पे जॉनी गोर्गैनो मिस से ये कहते हैं कि तुम वो सीक्रेट रिवील कर दो। और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने सीक्रेट रिवील नहीं किया तो मैं विसल बजा दूंगा, सीटी बजा दूंगा। अब ये क्या था मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद एंट्री होती है मिस की और मिस आते हैं, प्रोमो कट करते हैं और चैंपा के बारे में बात करते हैं कि चैंपा कई दिनों से गायब है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो ये भी कहते हैं कि डेक्स्टर लूमिस मेरे पीछे इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि चैंपा मेरे साथ काम करता है, ना कि डेक्स्टर लूमिस। तो मिस सीक्रेट तो रिवील नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके आसपास की बातें कर रहे थे, बातों को घुमा रहे थे। जिसके बाद एंट्री होती है जॉनी गोर्गैनो की। तो जॉनी गोर्गैनो आते हैं और मिस को झूठा कहते हैं और ये भी कहते हैं कि चैंपा इंजर्ड है, ना कि गायब है। तो मिस हमसे झूठ बोलता है। तो इस पर मिस कहते हैं कि मैं सच बता ही रहा था। इतने में एंट्री होती है R-Truth की और R-Truth अपना नाचते गाते हुए रैप करते हुए आ रहे थे और बात करते हैं कि तुम ट्रुथ की बात कर रहे हो, लो मैं तुम्हारे सामने आ गया। जिसके बाद मिस क्राउड की इंसल्ट करते हैं, उस होम सिटी मतलब R-Truth की होम सिटी की भी इंसल्ट करते हैं क्योंकि वो वहीं हो रही थी। और जिसके बाद मिस और R-Truth के बीच मैच सेट हो जाता है और थोड़ी देर ये मैच चला। R-Truth ने भी कुछ मूव्स लगाए जॉन सीना वाले, कुछ मिस ने भी लगाए, लेकिन मिस को डिस्ट्रैक्ट किया एक जैकेट कवर करे हुए एक बंदे ने, जो शायद मिस को लग रहा था कि डेक्स्टर लूमिस है। और बस मिस का ध्यान भटका ही था और R-Truth ने कर दिया मिस को रोल अप और पिन के सहारे से इस मैच को जीत गए। तो मिज की स्टोरी लाइन अभी भी कंटिन्यू है, उसमें जॉनी गोर्गैनो की भी एंट्री हो चुकी है, डेक्स्टर लूमिस तो पहले से ही है। और बस देखने वाली बात ये होगी कि क्या है वो सीक्रेट जो मिस छुपा रहे हैं, या फिर डेक्स्टर लूमिस को भी वो सीक्रेट पता है, जॉनी गोर्गैनो को भी पता है। तो देखते हैं क्या है वो सीक्रेट। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज और वहां पे इंटरव्यू हो रहा होता है कैंडिस लेरे का, जो कि है नेक्स्ट इन लाइन रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप या चैंपियन को चैलेंज करने के लिए। तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैंडिस लेरे अभी तो आई है NXT से, अभी से वो सीधा रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ जा रही है।
तो इसका आंसर आपको मिलेगा मेन इवेंट में। लेकिन फिलहाल क्या होता है कि बेली और कैंडिस लेरे के बीच थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है और बेली यानी पूरी डैमेज कंट्रोल की टीम कैमरे को नीचे कर देती है और कैंडिस लेरे की हो जाती है बहुत तगड़ी धुलाई। और जिसके बाद हम जाते हैं रिंग में और वहां पे मैच होना होता है मुस्तफा अली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। और इस मैच की शोभा बढ़ाने के लिए आए थे हमारे ड्रिप गॉड यानी हमारे रेवोल्यूशनरी या फिर कह लो क्रांतिकारी, मतलब विजनरी, सब कुछ कह सकते हो आप, सेथ रॉलिंस। और क्या लुक था उनका, सीरियसली। अगर मैं सेथ रॉलिंस के लुक के बारे में बात करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि दो पहलू हो सकते हैं, या तो किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा और जिसको पसंद आएगा उसको कमाल तरीके से पसंद आएगा। तो तारीफ हो गई। अब बात करते हैं, सेथ रॉलिंस सीधा जाके कमेंट्री टेबल पे बैठ जाते हैं और यहाँ से ये मैच स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग से ही थ्योरी ने ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी और क्राउड सेथ रॉलिंस का गाना भी गा रहा था इन दोनों के मैच के दौरान। तो आप मतलब देख सकते हो सेथ रॉलिंस की फैन फॉलोइंग। और जैसे जैसे मैच कंटिन्यू हो रहा था वैसे वैसे पेस भी बढ़ रही थी। एक बहुत ही जबरदस्त हैरिकेन लगाया था मुस्तफा ने ऑस्टिन थ्योरी को, जबकि ऑस्टिन थ्योरी ने रिंग साइड के बाहर एप्रन पे एक नेक ब्रेकर लगाया था मुस्तफा अली को, जो कि काफी सीरियस भी हो सकता था। तो अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। अली तैयारी कर रहे होते हैं टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाने की, लेकिन सेथ रॉलिंस कर देते हैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट और थ्योरी ने फायदा उठाया इसका और टॉप रोप से ही अपना फिनिशर लगा दिया ऑस्टिन थ्योरी ने। और फिनिशर लग चुका था, मुस्तफा अली हो गए पिन। और ऑस्टिन थ्योरी की जो पुरानी स्ट्रीक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था 14-15 मैचेस वो लगातार हार चुके थे, फाइनली वो स्ट्रीक टूट गई आज और उनको मंडे नाइट रॉ पे एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई। और हमारे सेथ फ्रीकन रॉलिंस काफी खुश नजर आ रहे थे और ऑस्टिन थ्योरी का उन्होंने हैंड रेस भी किया रिंग में जाके। और जिसके बाद सेथ रॉलिंस ने मुस्तफा अली को रिंग साइड से बाहर फेंक दिया, टाइम कीपर एरिया से भी बाहर फेंक दिया और सिक्योरिटी से ये कहा कि इसको एरिना के भी बाहर फेंक दो। और जब सेथ रॉलिंस वापस जा रहे होते हैं बैक स्टेज की तरफ, तब कहीं घूम घाम के मुस्तफा अली कहीं और की साइड से निकलते हैं और कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे अटैक। और रैंप पे इनकी एक बहुत तगड़ी ब्रॉल हो जाती है। बाद में सेथ रॉलिंस को वहां से भागना पड़ जाता है और मुस्तफा अली कहते हैं कि मैं यहीं हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि मुस्तफा अली और सेथ रॉलिंस के बीच ही यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होगा क्राउन ज्वेल में। और मैंने इस बात के फैक्ट्स भी दिए थे, लेकिन कई इंडियन जो एनालिस्ट हैं, कई यूट्यूब वाले जो बंदे हैं, वो गलत सलत चीज़ें बता देते हैं, सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बंदे ने कहा था कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए, फेटल 4-वे मैच होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए, मैट रिडल की इन्वॉल्वमेंट, एलाइस की इन्वॉल्वमेंट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जिसके बाद था एक बहुत ही तगड़ा सेगमेंट, ओमोस की एंट्री होती है और सामने होते हैं 4 जॉबर्स और एमवीपी माइक संभालते हैं और कहते हैं कि मॉन्स्टर अमंग मैन यानी हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन को ओमोस ने बच्चे की तरह बाहर फेंक दिया। तो सोचो तुम्हारा चारों का क्या होगा, तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस प्लान्स हैं या नहीं है। तो एमवीपी ने चारों जॉबर्स के पूरे पूरे मजे ले लिए और वो जॉबर्स डरे हुए भी लग रहे थे और ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए एक तगड़ा मैसेज भी भेज दिया। जिसके बाद 4-on-1 एक मैच स्टार्ट होता है और मैच तो ये क्या ही था, सीरियसली मैच तो ये क्या ही था। मतलब ओमोस चारों को उड़ा रहे थे इधर उधर, कभी पावर बॉम्ब्स, कभी पावर स्लैम्स और 1-2-3 पिन और ओमोस हमारे इस मैच को जीत गए। और जिसके बाद एंट्री होती है एलाइस की और उनका मैच होना होता है अगेंस्ट चैट गेबल, क्योंकि बैक स्टेज इनका कुछ पंगा हो गया था। और मैच स्टार्ट होता है, ज्यादा देर मैच चला भी नहीं। चैट गेबल ने 1-2 मूव्स लगाए, लेकिन एलाइस ने एक बार अपनी नी लगाई और फिर लगाया अपना फिनिशर और इस मैच को जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद ओटस ने अटैक कर दिया था एलाइस पे और उनको बचाने के लिए आ गए थे मैट रिडल और उन्होंने बचा भी लिया एलाइस को। और जिसके बाद एंट्री होती है जेबीएल की, वो जाके बैठ जाते हैं कमेंट्री टेबल पे, क्योंकि उनके शागिर्द चेले आ जाते हैं हमारे बैरन कॉर्बन रिंग के बाहर। और उसके बाद एंट्री होती है जॉनी गोर्गैनो की और इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। और मैच हुआ क्यों, क्योंकि जेबीएल के साथ जॉनी गोर्गैनो ने थोड़ा सा पंगा ले लिया था, उनकी पैंट्स को लेके कुछ मजाक बना दिया था। तो फाइनली ये मैच स्टार्ट होता है और मैच के पहले मिनट में ये दोनों बाहर चले जाते हैं और बाहर ही, मतलब मोस्टली मैच ये बाहर ही चल रहा था, आउटसाइड द रिंग ही चल रहा था। और ठीक ठाक पकड़ बना ली थी हमारे जॉनी गोर्गैनो ने और जॉनी गोर्गैनो को उड़ गई चुल और वो सीधा कमेंट्री टेबल पे जाके खड़े हो गए और उन्होंने जेबीएल की हेड को पहन के डांस करना शुरू कर दिया। और इतने में बैरन कॉर्बन तो पहुंच गए रिंग में और जॉनी गोर्गैनो भी जाने लगे रिंग में। तो जेबीएल ने उनको धक्का मार दिया था रिंग के पास और इसका फायदा मिला बैरन कॉर्बन को। और फिर क्या था, बैरन कॉर्बन ने अपना फिनिशर लगाया एंड ऑफ डेज और पिन कर दिया हमारे जॉनी गोर्गैनो को और बैरन कॉर्बन हमारे इस मैच को जीत गए। और जिसके बाद अगला मैच था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली। और बेली के साथ उनकी टीम जो डैमेज कंट्रोल की पूरी टीम ईओ स्काई, डिकोटा काय भी थी और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होने वाली थी इस मैच में। और मैच के स्टार्टिंग से थोड़ा एडवांटेज गेन करने की कोशिश हो रही थी, बियांका ब्लेयर ठीक ठाक गेन कर पा रही थी तो बेली भी अपने ट्रिक्स का यूज कर रही थी। कई बार ऐसा सबमिशन लॉक टाइप का भी यूज हो रहा था इस मैच में। और जिसके बाद कमर्शियल पेस ठीक ठाक इस मैच की उस समय तक चल रही थी। उसके बाद बाहर कुछ, मतलब आउटसाइड द रिंग बहुत सारे मूव्स लगाए बेली ने, बियांका ब्लेयर ने, और कवर भी गया लेकिन 1-2 पे ही किक आउट हो जा रहा था। इसके अलावा आर्म पे काफी वर्क किया बेली ने बियांका ब्लेयर के। जिसके बाद आता है सेकंड कमर्शियल के बाद बियांका ब्लेयर ने ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी बेली पे, सुप्लेक्स लगाई, ड्रॉप किक लगाई, मून
सॉल्ट लगाया और इस मोमेंटम को तोड़ा बेली ने जब वो खुद रिंग साइड के बाहर चली गई और बियांका ब्लेयर को भी ले गई और वहां बैरिकेड से उन्होंने एक जबरदस्त डीडीटी भी लगाई बियांका ब्लेयर को और इन दोनों ने एक दूसरे के मूव्स लगाए, फिनिशर लगाए। बेली ने केओडी लगाया जबकि बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाया बियांका ब्लेयर ने। मतलब बहुत कुछ था इस मैच में। अब मैं आपको बताता हूँ एंडिंग मोमेंट का। तो डैमेज तो ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी हमारी बियांका ब्लेयर ने। बेली को लगाना चाह रही थी एक पावर बॉम्ब कमेंट्री टेबल पे, लेकिन डैमेज कंट्रोल की टीम ने अटैक कर दिया बियांका ब्लेयर पे और एक अननोन पर्सन आता है जिसने सब पे अटैक कर दिया। डिकोटा काई, ईयो स्काई, बियांका ब्लेयर, इवन बेली पे भी, इवन रेफरी पे भी। और रिंग में बियांका ब्लेयर मैच खत्म करने की कोशिश करती हैं, बेली को लगाती हैं केओडी, लेकिन निकी क्रॉस अटैक कर देती हैं बियांका ब्लेयर पे, जिसका फायदा उठाया बेली ने और पिन कर दिया बियांका ब्लेयर को। और हमारी बेली बन चुकी है रॉ वुमेन्स चैंपियन, न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। और मैच खत्म होने के बाद भी, मैच जीतने के बाद भी निकी क्रॉस ने बेली पे भी अटैक कर दिया था। तो निकी ऐश बन चुकी है निकी क्रॉस और काफी तगड़ा हील टर्न भी लिया उन्होंने। और बियांका ब्लेयर अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को हार चुकी हैं और इसीलिए मैं कह रहा था बीच में कि कैंडिस लेरे हो सकती है नेक्स्ट इन लाइन फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, क्योंकि बेली बन चुकी है हमारी नई रॉ वुमेन्स चैंपियन और कैंडिस लेरे और बेली का प्रोग्राम भी आगे हो सकता है। और मेरे हिसाब से निकी क्रॉस और हमारी बियांका ब्लेयर का प्रोग्राम आगे चलेगा क्योंकि उनकी वजह से वो चैंपियनशिप हारी है। और निकी क्रॉस को क्राउड की तरफ से बहुत ही वर्स्ट रिएक्शन भी मिल रहा था जो कि जरूरी भी है। और यहाँ से चली गई रॉ ऑफ एयर। बहुत ही कमाल का मेन इवेंट था, बहुत लंबा मैच भी था सीरियसली, पर बहुत ही बढ़िया मेन इवेंट था और ओवरऑल रॉ का एपिसोड काफी अच्छा भी था। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।